इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के ऊपर ड्रोन दिखने पर सरकार गंभीर, पाकिस्तान के सामने जताई कड़ी आपत्ति। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, वैक्सीन लगवा ली है तो सक्षम लोग पीएम केयर्स फंड में 500 रुपए डालें। सॉलिसिटर जनरल को हटाने के लिए टीएमसी का पीएम मोदी को पत्र, तुषार मेहता बोले, शुभेंदु से नहीं हुई कोई मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार बनाने वालों को निशाना बनाया जा रहा, संजय राउत बोले, ईडी सीबीआई सरकारों को हटाने में खुद को शामिल ना करें। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पर कार्रवाई की मांग करने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, भारत चीन झड़प पर बयान के लिए की थी पद से हटाने की मांग। चुनाव बाद भड़की हिंसा पर हाईकोर्ट की पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार, पीड़ितों के सभी मामले दर्ज करने का पुलिस को आदेश। और यूपी की चुनावी हलचल के बीच देश भर में चुनाव लड़ने की तैयारी में ओवैसी बोले, हमें अपनाना या ना अपनाना आवाम का हक। आज से करीब 14 साल पहले एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक आईफोन का क्रेज कम नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त लोगों को स्टोर्स के बाहर लंबी लाइन लगाकर आईफोन खरीदना पड़ता था। अब ये काम ऑनलाइन हो जाता है। बीते 14 सालों में आईफोन की कीमतें लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसकी डिमांड में आज भी कोई कमी नहीं आई है। वैसे कभी आपने सोचा है कि जिस आईफोन की कीमत अब लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई है, उसके प्रोडक्शन की लागत कितनी होती होगी? आखिर एक आईफोन हैंडसेट पर कंपनी को कितना फायदा होता होगा? इसी तरह प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी जैसे सैमसंग, गूगल भी अपने हैंडसेट पर कितना प्रॉफिट बनाती है। चलिए आज इनके प्रोडक्शन की लागत और कंपनी को मिलने वाले फायदे के बारे में जानते हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी आईफोन की डिमांड जम कर रही है। इस साल के पहली तिमाही में स्मार्टफोन की ग्लोबल सेल $100 बिलियन यानी कि करीब 7.3 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। इस दौरान एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू पर कब्जा किया है। वहीं आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 11 का नंबर रहा। टेक वॉल्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में आईफोन 12 प्रो 128 GB के प्रोडक्शन की लागत $406 यानी कि करीब 30,000 रुपए है, जबकि एप्पल इसे $999 यानी कि करीब 74,000 रुपए में बेचती है। यानी इसकी एक यूनिट पर कंपनी 59.36% या $593 यानी कि करीब 44,000 रुपए का प्रॉफिट बनाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्पल ही अपने आईफोन पर 72% तक प्रॉफिट बना रही हो, बल्कि प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी जैसे कि सैमसंग और गूगल भी किसी से पीछे नहीं है। अमेरिकी बाजार में सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के 128 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत $1,350 यानी कि करीब $1,02,000 रुपए है, जबकि इसकी प्रोडक्शन की लागत $528 यानी कि करीब $39,000 रुपए है। यानी कंपनी एक यूनिट पर $822 यानी कि करीब $61,200 रुपए का प्रॉफिट बनाती है। इसी तरह गूगल अपने पिक्सल XL 32 GB स्मार्टफोन को अमेरिकी बाजार में $769 यानी कि करीब $57,000 रुपए में बेचती है, जबकि इसके प्रोडक्शन की लागत $285 यानी करीब $21,100 रुपए है। यानी कंपनी एक हैंडसेट पर 62.84% या $484 यानी कि करीब 35,900 का प्रॉफिट बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस साल के मई महीने में टैक्स कलेक्शन और अपने खर्च का ब्यौरा दिया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने टैक्स कलेक्शन से 3,54,787 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कुल प्राप्तियों के संबंधित बजट अनुमान का 17.95% है। इनमें सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू 2,33,565 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस रकम में 1,16,412 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू और 4,810 करोड़ रुपए का नॉन डेब्ट कैपिटल शामिल है। इनके अलावा 815 करोड़ रुपए लोन रिकवरी और 3,995 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से जुटाए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राज्यों को 78,349 करोड़ रुपए टैक्स शेयर के रूप में ट्रांसफर किए गए हैं, जो इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले 13,728 करोड़ रुपए कम है।
वित्त मंत्रालय ने कमाई के साथ अपने खर्च का ब्यौरा भी दिया है। बताया गया है कि भारत सरकार ने कुल 4,77,961 करोड़ रुपए खर्च किया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में संबंधित बजट अनुमान का 13.72% है। इनमें 4,15,000 करोड़ का रेवेन्यू अकाउंट और 62,961 करोड़ रुपए का कैपिटल अकाउंट शामिल है। इनके अलावा 88,573 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पेमेंट और 62,664 करोड़ रुपए सब्सिडीज के तौर पर चुकाए गए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो जून महीने में जीएसटी कलेक्शन अपने 8 महीने के निचले स्तर पर रहने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि महामारी की वजह से जीएसटी कलेक्शन में इस बार भारी गिरावट की आशंका है। मई महीने में जीएसटी कलेक्शन जहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था, वो अब 1 लाख करोड़ के नीचे रह सकता है। ये आंकड़े तो मासिक स्तर पर आधारित हैं, लेकिन सालाना स्तर पर भी आंकड़े देखें तो इसमें भारी गिरावट हुई है। मसलन वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी कलेक्शन 4.66 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो खुद वित्त वर्ष 2019-20 से कम है। गौर करने वाली बात यह है कि ये आंकड़े उस दौर के हैं जब देश में महामारी फैली हुई थी। वित्त मंत्रालय ने बताया था कि 2019-20 के दौरान कुल जीएसटी कलेक्शन 5.06 लाख करोड़ रुपए रहा था और इस दौरान देश में कोई महामारी नहीं थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग सभी तरह के टैक्स कलेक्शन में गिरावट देखी गई, लेकिन पेट्रोल डीजल पर एक्साइज बढ़ने की वजह से केंद्र को पिछले 3 साल के मुकाबले रिकॉर्ड कमाई हुई। मसलन इस दौरान गिरावट के बाद कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्शन 4.57 लाख रुपए और इनकम टैक्स कलेक्शन 4.69 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि केंद्र ने इस दौरान एक्साइज ड्यूटी से 3.89 लाख करोड़ रुपए की कमाई की, जो वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू 14.24 लाख करोड़ रुपए रहा था। अब अगर वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो शुरुआती महीनों से ही जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है। मासिक स्तर पर वित्त वर्ष 2022 के पहले महीने अप्रैल में जहां जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा, वो मई महीने में गिरकर 1.02 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। कहा जा रहा है कि ये गिरावट राज्य स्तर पर लगाई गई पाबंदियों का असर है। जीएसटी नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन के मुताबिक जीएसटी का बैकबोन माने जाने वाला ई-वे बिल में अप्रैल के मुकाबले मई महीने में 30% की गिरावट देखी गई। अप्रैल महीने में 5.87 करोड़ ई-वे बिल के मुकाबले मई महीने में सिर्फ 3.99 करोड़ ई-वे बिल बने। जीएसटी व्यवस्था के नियम के तहत एक रजिस्टर्ड सप्लायर बिना ई-वे बिल के 50,000 से ज्यादा के सामान का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। आसान भाषा में कहें तो ई-वे बिल आपूर्ति पर नजर रखने का एक साधन है। जून महीने में पाबंदियों में ढिलाई तो दी गई है, फिर भी जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की आशंका है। एक अंग्रेजी दैनिक बिजनेस टुडे ने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि जून के कलेक्शन में गिरावट आ सकती है और पिछले कुछ महीनों में देखी गई गति धीमी पड़ सकती है। हालांकि मंत्रालय के अधिकारी ने आने वाले महीने में इसमें सुधार की उम्मीद जताई है। अधिकारी का कहना है कि अर्थव्यवस्था के खुलने और संक्रमण की लहर के थमने के साथ ही आने वाले महीनों में इसमें सुधार की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। जापान के टोक्यो में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खर्चीला खेल माने जाने वाला ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाला है। ये खेल जितना चर्चित है, पर्यावरण के लिहाज से ये उतना बदनाम भी है। ओलंपिक खेलों की सस्टेनेबिलिटी को लेकर किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि साल 2012 से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। ओलंपिक को लेकर न्यूयॉर्क, लुसान और बेंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इस पर किए शोध के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद 2012 से इन खेलों की सस्टेनेबिलिटी में कमी आ रही है। ये शोध जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित हुआ है। डाउन टू अर्थ मैगजीन ने बताया है कि इस शोध में एल्बर्ट विले 1992 से टोक्यो 2021 के बीच हुए 16 ग्रीष्म और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले असर को समझने की कोशिश की गई है। इन खेलों पर अब तक 5.27 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है। ये सभी खर्च खेल से जुड़े हैं। इसमें बुनियादी ढांचे पर हुए खर्च की गणना नहीं की गई है, जो कई गुना ज्यादा है। यदि 3 प्रमुख आयामों सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के मुताबिक देखें
तो 1990 से लेकर 2021 ओलंपिक खेलों को 100 में से कुल 48 अंक दिए गए हैं। इस तरह इन्हें मध्यम श्रेणी में रखा गया है। ये अंक उन्हें 44 पर्यावरण संबंधी, 47 आर्थिक कारकों और 91 सामाजिक कारकों के आधार पर दिए गए हैं। कोई ओलंपिक कितना सस्टेनेबल होगा, ये मेजबान शहर द्वारा अपनाई नीतियों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए इसके लिए होने वाला ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना होगा, उनका कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा, क्या वो आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब उस खेल की सस्टेनेबिलिटी पर असर डालते हैं। इसे मापने के लिए शोधकर्ताओं ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बनाया है, जिसके आधार पर अंक दिए गए हैं। इस शोध के मुताबिक सॉल्ट लेक सिटी, अमेरिका में 2002 में हुआ ओलंपिक गेम सबसे ज्यादा सस्टेनेबल था, जिसे 71 अंक मिले थे। वहीं फ्रांस के एल्बर्ट विले में 1992 में हुआ ओलंपिक दूसरे स्थान पर रहा, जिसे कुल 69 अंक मिले थे। ये दोनों ही शीतकालीन ओलंपिक थे। वहीं 1992 में बार्सिलोना में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 56 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर था। वहीं सोची 2014 और रियो दी जेनेरियो 2016 को सबसे कम सस्टेनेबल ओलंपिक माना गया है। रियो ओलंपिक को तो ग्लोबल मीडिया में एनवायरमेंटल डिजास्टर बताया गया था, क्योंकि इसे कराने के लिए भारी संख्या में पेड़ों की कटाई, लोगों का विस्थापन और जानवरों के लिए भी मुसीबत बन गया था। इतना ही नहीं, खेल की शुरुआत और खत्म होने तक भारी मात्रा में फूड वेस्ट और जल प्रदूषण जैसे मामले सामने आए। एक अनुमान के मुताबिक रियो ओलंपिक के दौरान 17,000 टन वेस्ट इकट्ठा हुआ था। इसी में 6,000 टन फूड वेस्ट का भी अनुमान है। अनुमान है कि इस दौरान 29,500 गीगावाट बिजली और 23,500 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल हुआ। और इन सब की वजह है अनुमानित 36 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि इस ओलंपिक में इन नुकसान को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं। 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर करीब 2,10,897 करोड़ रुपए तक का खर्च आने का अनुमान है। इस इंडेक्स में टोक्यो ओलंपिक को 40 अंक दिए गए हैं। जिस लिहाज से ये अंक ओलंपिक खेलों को दिए गए हैं, ये अब तक के औसत से नीचे है। अनुमान है कि इसकी वजह से 500 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।